वॉइस आ यस रही है सर। ना आपको? ठीक है, ठीक है। यस सर। तो बात करते हैं हम जो मूल सिद्धांत हैं सांख्य के। मूल सिद्धांत क्या क्या हैं? देखिए, फिर से वही कह रहा हूं मैं कि अभी और भी बहुत कुछ चर्चा करने के लिए है सांख्य में, लेकिन समय उतना नहीं है तो ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। बट जितना मेन मेन है वो मैं कर दे रहा हूँ। और अगर जैसे एग्जाम आगे बढ़ता है, डेट आगे बढ़ती है, तो फिर और डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको। तो पहला सिद्धांत तो यह है कि जो सृष्टि है वो प्रकृति और पुरुष के योग से बनी है। सृष्टि इज इक्वल टू प्रकृति प्लस पुरुष। सेकंड है आपका पुरुष की जो सत्ता है, या पुरुष जो है पूर्णतः स्वतंत्र है अपने किसी भी कर्म के लिए। ठीक है। स्वतंत्र सत्ता। ठीक है। तो आत्मा भी स्वतंत्र है बोलता है ये। और पुरुष, क्योंकि पुरुष में ही आत्मा का वास है, इसलिए पुरुष और आत्मा को अलग नहीं मानता है। ठीक है। और स्वतंत्र आत्मा की स्वतंत्र और पुरुष की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करता है। ठीक है। फिर क्योंकि पुरुष को एक अलग तत्व माना है इन्होंने, 25 तत्वों में से एक तत्व पुरुष है, एक तत्व प्रकृति, यानी कि पुरुष और प्रकृति पूर्णतः अलग अलग है। और दूसरी बात है, क्योंकि पुरुष और पृथ्वी से मिलकर के ही सृष्टि का निर्माण हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले मूल सिद्धांत में। तो प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। और क्योंकि पुरुष क्या है, सृष्टि का एक अंश है। ठीक है, सृष्टि का एक अंश है ना। तो इस कारण से उसको हम एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में देख सकते हैं। अब ये पुरुष है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो ज्ञानेन्द्रिया, जनेन्द्रिया वगैरह, और मन, अहंकार, बुद्धि, बाकी इसके जो त्रिगुण है ना, ये सब कुछ क्या है, पुरुष का ही है। और इसलिए जो शरीर है वो पूर्ण रूप से क्या है, जड़ है। ऐसा ही कह रहे हैं। फिर है पुरुष का विकास। तो पुरुष का जो विकास है किस पर निर्भर कर रहा है? वो जड़ और चेतन दोनों पर निर्भर कर रहा है। जड़ का मतलब तो समझते होंगे आप लोग, जिसमें कोई परिवर्तन ना लाया जा सके उसको जड़ कहा जाता है। ठीक है। पुरुष का विकास, जड़ और चेतन पर। फिर है अंतिम उद्देश्य क्या है? मुक्ति। ठीक है। अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति के संबंध में बता दिया, मुक्ति को दो प्रकार से परिभाषित किया है, सदैव मुक्ति और विदेह मुक्ति। ठीक है। सदैव मुक्ति को जीवन मुक्ति भी कहा जाता है। अब ये जो मुक्ति है, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति के लिए क्या है, विवेक ज्ञान आवश्यक है। मुक्ति के लिए
विवेक ज्ञान, आप पूरा लिखिएगा, मैं आधा लिख दे रहा हूं उसको। आप लिखिएगा मुक्ति के लिए विवेक ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, विवेक तो मतलब जानते हैं आप, समझ है, तर्क आदि। क्योंकि विवेक का प्रयोग करके ही अपने दुख का कारण ये समझेगा और उसको दूर करेगा। ठीक। अब विवेक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, तो लिख सकते हैं आप विवेक के ज्ञान हेतु योग साधन मार्ग। योग साधन मार्ग, और योग साधन मार्ग जो है वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं, 8 है वो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ऊपर लिख चुका हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, योग साधन मार्ग देख सकते हैं, मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ। ये है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, और इन इस साधन मार्ग पे चलने वाला जो व्यक्ति होगा, वो क्या होगा, उसके आचरण को नैतिक आचरण कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। अब शिक्षा की, या शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सार्थकता है, अगर देखें थोड़ा सा, तो पहला तो उद्देश्य की बात करेंगे, तो सांख्य के अनुसार शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो क्या हो सकता है। मोक्ष की प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य होगा इसका ना, मुक्ति प्राप्त करना, बंधन से मुक्त हो जाना, ये तो होगा मुख्य उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद अगर आप सोचे तो शिक्षक का स्वरूप क्या होगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा। फिर विद्यार्थी का क्या होगा। ठीक है, फिर अनुशासन कैसा होगा, और पाठ्यक्रम कैसा होगा, यानी करिकुलम कैसा होगा। ठीक है ना, साथ ही साथ विद्यालय का स्वरूप कैसा होगा, स्कूल कैसा होगा। तो शिक्षक कैसा है, विद्यार्थी कैसा है, अनुशासन कैसा है, विद्यालय कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विधियां क्या होनी चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना। तो सांख्य के अनुसार अगर इन सभी की हम बात करें, तो सबसे पहले तो हम शिक्षक को समझ लेते हैं कि शिक्षक कैसा होगा। शिक्षक वो होना चाहिए जिसको पहले तो स्वयं सांख्य के मूल सिद्धांतों का ज्ञान हो, और सांख्य के मूल सिद्धांतों में जो मुख्य सिद्धांत है वो यही है कि प्रकृति और पुरुष में क्या भेद है, इसको समझना। ठीक है, तो शिक्षक में प्रकृति और पुरुष की समझ होनी आवश्यक है, जब वो समझ होगी तभी वो बच्चे को समझा पाएगा। इसके अलावा, क्योंकि जो सांख्य दर्शन है वो विकासवादी दर्शन है ना, विकासवाद का समर्थन करता है, तो जो शिक्षक है वो भी इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाला हो और उसका अनुपालन करने वाला हो। विकासवाद का जो दर्शन है, सॉरी, विकासवाद का सिद्धांत, वो ये कहता है कि एक व्यक्ति स्वतः अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक, विकास के लिए हमें जो वातावरण के अन्य घटक हैं
उनका सहयोग, उनकी आवश्यकता पड़ती है ना। तो इस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए जो एक अगर मैं वर्तमान समय के अनुसार बात करूं तो सहयोगी शिक्षा को महत्व देता हो, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कर रहा हो, कोऑपरेशन की बात कर रहा हो, ऐसा शिक्षक होना जरूरी है। और क्योंकि मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए योग साधन बताया गया है, और योग साधन में 8 मार्ग बताए गए हैं, है ना। तो वो 8 मार्गों का पालन करने पर ही मोक्ष मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है। तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो अपने छात्रों से उन अपने छात्रों को उन 8 मार्गों में चलने के लिए प्रेरित करे। वो प्रेरित तभी कर पाएगा जो वो स्वयं उन 8 मार्गों का अनुपालन कर रहा होगा, यानी कि पूर्ण रूप से क्या होगा, अनुशासित होगा। तो शिक्षक का अनुशासित होना बहुत अनिवार्य है, तभी वो बच्चों को, अपने छात्रों को अनुशासन का अनुपालन करने के लिए प्रेरित कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं शिक्षक को लेकर के। शिक्षार्थी की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। तो ऐसा शिक्षार्थी जो जिज्ञासु हो और जिसमें तीनों ही गुण सत्व, रजस और तमस विद्यमान हो सके। ठीक है, शिक्षार्थी ऐसा होना चाहिए जो नैतिक आचरण का पालन करता हो, है ना, और अपने शिष्य के प्रति आदर का भाव रखता हो। तो पूर्ण रूप से अगर कहें कि आदर्शवादी शिक्षार्थी होना चाहिए तो गलत नहीं है। तो आदर्शवाद भी शिक्षार्थी के लिए, यानी कि अपने विद्यार्थी के लिए इसी प्रकार की कल्पना करता है कि ऐसा ही मेरा छात्र होना चाहिए। फिर आते हैं अनुशासन की तरफ। तो क्योंकि यहाँ पर जो 8 मार्ग हैं वो अपने आप में थोड़े से कठिन है और उनका पालन करना अनिवार्य है ना। तो अनुशासन तो कठोर होगा ही यहाँ पर, तो इसलिए कठोर अनुशासन के पालन की ये संस्तुति करता है। तो फिर आते हैं आगे हम, अगर विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए। सांख्य दर्शन का जो समय था उस समय, क्योंकि बहुत पुराना समय था, उस समय जो इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं स्कूल्स के वो डेवलप हुए नहीं थे। गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल प्रणाली थी। तो वो किसी प्रकार के किसी भौतिक विद्यालय की कल्पना नहीं करते। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विधियां कौन कौन सी इन्होंने बताई। तो विधियां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, विधियों को जरूर लिखिएगा, आप याद भी रखिएगा। और जो कुछ मैंने बोला है लिखा नहीं उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये लिखने पर क्या हो रहा है ना, पेन प्रॉपर लिख नहीं पा रहा है, ये हैंग कर जा रहा है, तो टाइम बहुत ले ले रहा है। इसलिए मैंने ये सिंपल वर्ड्स में बोल दिए हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि क्योंकि सृष्टि के निर्माण में स्थूल, है ना, यानी कि मूर्त तत्वों को भी ये स्वीकार कर रहा है, और मूर्त तत्वों का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही प्राप्त हो पाएगा। इसी प्रकार से जो सूक्ष्म तत्व हैं, जो दिखाई नहीं दे सकते, जिनको हम किसी ज्ञानेंद्रिय से अनुभव नहीं कर सकते, उनका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है ना। अनुमान, कैसा अनुमान। अब कोई आपका मित्र है, वो उदास है, वास्तव में उदास है या नहीं है इसका प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक अनुमान लगा सकते हैं उसके हाव भाव को देख करके कि वो उदास है या नहीं। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके पास संबंधित कुछ पूर्व अनुभव हो।
ठीक है, अनुमान के बस विषय में आप जानती हैं, आइडिया लगाना, अंदाजा लगाना से। फिर है शब्द विधि। शब्द विधि मतलब व्याख्यान विधि हो गई एक प्रकार से, है ना। ठीक है, इसको व्याख्यान विधि भी कह सकते हैं। शब्द विधि स्पेशली वर्ड यूज किया गया है, इसलिए मैंने शब्द विधि लिखा हुआ है। मौखिक रूप से बोल करके ज्ञान का वो संचार करना कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो तीन प्रकार की विधियां बताई है इन्होंने, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, याद रखना तीन ही विधियां हैं ये, प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि और शब्द विधि। ठीक है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो देखिए, क्योंकि फिर से वही बात आती है कि जो सांख्य है वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही तत्वों को सृष्टि के निर्माण का आधार मानता है। तो स्थूल का मतलब होता है आपका भौतिक, भौतिक मतलब जिसका हम जो अस्तित्व है उसको अनुभव कर सकें अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रिया यानी कि देख करके, सुगंध लेकर के या दुर्गंध लेकर के, उसके ध्वनि सुन करके, उसके स्पर्श को महसूस करके और उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये भौतिक हो जाएंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान रूप पढ़ते हैं। सूक्ष्म मतलब जो अमूर्त है पूर्ण रूप से, इसको हमने मूर्त भी बोला था ना पहले, मूर्त। सूक्ष्म मतलब अमूर्त। अमूर्त अगर है तो क्या, उसको इन्होंने आध्यात्मिक भी कहा है। आध्यात्म क्या है? विचार के ऊपर बात करता है। जो चीज नहीं है, जो दिख नहीं सकती, उसकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए तर्क देता है। ठीक है, तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के जो आधार हैं उनको स्वीकार करता है सांख्य। तो पाठ्यक्रम में भी दोनों होनी चाहिए। भौतिक में गणित, विज्ञान आदि आ जाएंगे आपके, और सूक्ष्म में या आध्यात्मिक जो नैतिक शिक्षा वगैरह है ना, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सांख्य है वो प्रकृतिवाद की तरह ही, जैसे प्रकृतिवाद में कहते हैं ना कि जो छोटा बच्चा है, जो शिशु है, उसको एक हष्ट पुष्ट बैल की भांति विकसित करो, मतलब कि उसको शारीरिक रूप से क्या है, सशक्त बनाने की बात करता है प्रकृतिवाद। तो इस प्रकार से जो सांख्य है वो भी कहता है कि बाल्यकाल में ही, यानी कि शिशु काल में, जो छोटा बच्चा होता है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी में, उस समय उसकी कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया कल लिखवा रखी है ना, और ज्ञानेंद्रिया, इन दोनों का ही विकास बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है। इसलिए इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इनका विकास सही दिशा में हो सके। और इसके लिए कहता है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी जो विषय है वो जुड़ने चाहिए। बच्चों को व्यायाम, खेलकूद आदि के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए ताकि उनकी जो कर्मेंद्रियां हैं वो विकसित हो सके। ठीक है ना। और इसी के साथ उसको अधिक से अधिक प्राकृतिक वातावरण में जो विविधताएं होती हैं उनके साथ अंतःक्रिया करने का अनुभव देना चाहिए, ताकि उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन सभी का विकास भी हो सके। अब आप खुद सोचिए, जो
फल जो सब्जियां आपने अपने जीवन में देखी होंगी, तो अगर उनकी गंध आपको दूर से आ जाए तो आप अनुमान लगा लेते हैं कि ये कोई विशेष सब्जी या फिर फल है। लेकिन वो तभी कर पाएंगे ना जब आपका अनुभव होगा। अगर कोई फल या कोई सब्जी कभी आपने देखी नहीं, कभी आपने स्पर्श नहीं की, कभी उसकी गंध नहीं ली, तो उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो इसीलिए कह रहा है जितना एक्सपोजर दोगे उतना ही बच्चे का ज्ञानेंद्रियां जो है वो विकसित होंगी। ठीक है। और कोशिश करनी चाहिए कि मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराए जाए। और इस कारण से ये क्या करता है, मॉन्टेसरी जो पद्धति है उसको अभी, मॉन्टेसरी तो अब चल रही है ना, सांख्य तो बहुत पुराना है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में जो बातें कही गई हैं वो बातें सांख्य से ली गई जैसी लगती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में भाषा, सामाजिक विषय, भौतिक विज्ञान, गणित, इन सभी का समावेश के होने के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का भी समावेश होना अनिवार्य है, ऐसा ये कह रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो सांख्य दर्शन के विषय में थी। अब कल की क्लास जो होगी, कल जो चर्चा होगी वो होगी योग दर्शन पर। जब हम योग दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी सांख्य दर्शन के कुछ तथ्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि योग दर्शन और सांख्य दर्शन में काफी कुछ समानताएं भी हैं, है ना। तो इस कारण से दोबारा से हम कल योग दर्शन पढ़ते हुए सांख्य दर्शन की तरफ आ सकते हैं, या कहें कि सांख्य दर्शन को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। देखिए सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की बात ये बार बार करता है, और प्रकृति और पुरुष के बीच जो भी अंतर है उसको भी ये बार बार स्पष्ट करने की कोशिश करता है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये सब कुछ। ठीक है, फिर अगर आप लोगों की अनुमति हो तो क्लास को वाइंड अप करते हैं यहीं पर। कल की क्लास में योग दर्शन डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि कल की ही क्लास में थोड़ा सा चाहे लंबी हो जाए, योग दर्शन हम पूर्ण कर सकें। ठीक है, सांख्य में 2 दिन लग गए, लेकिन योग में मैं चाहूंगा कि एक ही दिन में पूरा हो जाए। जैसे ही सूचना आती है कि डेट आपकी एक्सटेंड हो गई है, तो फिर हम थोड़ा जो शेड्यूल है वो उसको और रिवाइज करेंगे, पढ़ने का जो पैटर्न है उसको और चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।